चलिए बात करते हैं आज एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने क्लासिफिकेशन को माइक्रोस्कोप से उल्टा कर मॉलिक्यूलर लेवल तक ले गए। यानी बायोलॉजी का पूरा गेम चेंज कर दिया इन्होंने। तो उन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वूज। कार्ल वूज एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1977 में थ्री डोमेन सिस्टम प्रपोज किया, जिसमें इन्होंने आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया ये तीन डोमेन दिए। इन्होंने 16S RNA सीक्वेंसिंग का यूज करके ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी किए और प्रूव किया कि आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से अलग ग्रुप है। आर्किया क्या होते हैं? आर्किया जनरली क्लोजर टू यूकेरियोट्स देन बैक्टीरिया। अब इस डिस्कवरी ने ट्रेडिशनल फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को चैलेंज किया और क्लासिफिकेशन को मॉलिक्यूलर लेवल पर शिफ्ट कर दिया। वूज का वर्क मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेस बना, स्पेशली मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कॉन्सेप्ट के लिए। अब आगे बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की। वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करने का साइंटिफिक मेथड दिया। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया। हर ऑर्गेनिज्म को दो नेम सिस्टम यानी जीनस और स्पीसीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं होमो सेपियंस। उनकी एक फेमस किताब थी सिस्टेमा नेचुरी, जो उन्होंने लिखी थी 1735 में। और उन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया इसी में बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। उनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम था, मेनली मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, बट इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी ऑल्सो। उन्हें मॉडर्न नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि उस टाइम नोबेल एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन उन्हें प्रिंसेस ऑफ बॉटनिस्ट का टाइटल दिया गया। बॉटनिकल नोमेनकल्चर प्लस सिस्टेमा नेचुरी दोनों ही एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम देने का जो साइंटिफिक तरीका था वो लीनियस जी ने ही दिया था। बिना उनके बायोलॉजी में आइडेंटिटी पॉसिबल ही नहीं थी। अब बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की बच्चों जिसने दुनिया को समझाया कि लाइफ स्टैटिक नहीं होती है बल्कि इवोल्व होती रहती है विद द टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। किसे कहते हैं इवोल्यूशन? इवोल्यूशन वो होता है जो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है ओवर द जनरेशन, और वेरिएशंस आर रैंडम बट सिलेक्शन इज डायरेक्शनल। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन लीड्स टू सर्वाइवल एडवांटेजेस। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये गए थे अपने एक जहाज पे HMS बीगल 1831 से 36 के बीच में। इन्होंने ट्रेवल किया था गैलापागोस आइलैंड पे। वहाँ पे इन्होंने कुछ फ्रिंचेस देखी थी, चिड़ियाएं बोलते हैं उनको। वो फ्रिंचेस थी, तो उनकी जो चोंच थी अलग अलग तरह से डेवलप थी। जो फ्रूट खाने वाले थे, कुछ कीड़े खाने वाली थी, तो उनकी अलग अलग जो आगे की चोंच थी ना वो अलग अलग अडेप्ट हो गई थी, है ना। तो यहीं से उनको आइडिया मिला इवोल्यूशन का। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन वही फेवरेबल वेरिएशंस करते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म बेटर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करती है। और इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। एक्चुअली ये टर्म तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, बट डार्विन की थ्योरी को ये एक्सप्लेन करती है। क्या करती है कि जो एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग फिट है वही सर्वाइव करेगा। उनकी एक फेमस बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में लिखी थी उन्होंने, 1859 में। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि स्पीसीज ग्रेजुअली इवॉल्व होती है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये भी डार्विन ने दिया था। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये है नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड। अब गैलापागोस फिंचेस जो थी किस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं? तो वो है एडेप्टिव रेडिएशंस को।
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये अपन इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पूरा डिटेल में अच्छे से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।